और न्यूज इन फोकस कौन कौन सी हैं जरा आज देख लेते हैं। आज के पूरे शो के दौरान किन खबरों पर रहेगा हमारा खास फोकस। बात हो गया है सड़क परिवहन मंत्रालय के बाद, जिसमें यह पता चल रहा है कि हर तीसरे मिनट एक भारतीय की मौत सड़क हादसे में हो रही है। आखिर ये स्थिति कब तक? सवाल ये है कि गड्ढों की वजह से जो मौत के मामले हैं वो 25% बढ़े हैं 2021 के मुकाबले 2022 में। आखिर ये विकसित भारत का जो रोड मैप है, इसमें जो गड्ढे दिख रहे हैं इस रोड पर, ये क्यों और कब तक? इसके बाद बात होगी मराठा आरक्षण की। मराठा आरक्षण का रास्ता क्या साफ हो पाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए थोड़ा समय मोहलत मांगी है आंदोलनकारियों से, तो आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर होगी बात। जीएसटी कलेक्शन बम्पर हुआ है इस बार फिर से, और एक बार फिर से ये शानदार हमें कलेक्शन देखने को मिला है जीएसटी में। तो इसके मायने क्या हैं और इसका किस तरह से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, इस पर होगी बात। क्या एफडी की दरें बैंक बढ़ाने वाले हैं? इस पर एक खास रिपोर्ट जी बिजनेस की आप देखेंगे और इसका विश्लेषण भी देखेंगे आगे। और आज वानखेड़े में सचिन फिर गूंजा। क्या माहौल था जिस वक्त स्टैच्यू का अनावरण किया जा रहा था? ये स्टैच्यू जो लगी है इसके क्या मायने हैं, और आने वाले वानखेड़े में जो विश्व कप का मैच है उससे पहले इस स्टैच्यू के अनवीलिंग के क्या मायने हैं, ये विस्तार से आज बताएंगे आपको न्यूज इन फोकस में। आने वाले दिनों में बैंकों के एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल सकता है, यानी बैंकों में एफडी करना फायदे का सौदा हो सकता है। क्या है ये मामला, बता रही हैं हमारी संवाददाता एकता सूरी। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपको आपके फिक्स डिपॉजिट पर आज की तारीख में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि हो ये रहा है कि बैंकों में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्रेडिट ग्रोथ से कई गुना कम है। क्रेडिट ग्रोथ का मतलब ये है कि जो बैंक तेजी से लोन बांट रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो डिपॉजिट आ रहा है, जो लोग अपनी जमा पूंजी जमा कर रहे हैं बैंक में, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। इसी वजह से डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए बैंक कैंपेन शुरू कर रहे हैं और एफडी पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना शुरू हो गए हैं। मसलन कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसने 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.5% एफडी पर रिटर्न बढ़ा दिया है। इसके अलावा एसबीआई ने एक स्पेशल स्कीम थोड़े ही दिनों के लिए शुरू की थी, लेकिन उसको काफ़ी दिनों तक एक्सटेंड कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% पे उन्होंने एफडी रिटर्न बढ़ा दिया है। और अब बहुत से बैंक अपना डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए एफडी पर बढ़िया रिटर्न देने का सोच रहे हैं, क्योंकि अगर लोन तेजी से बांटने हैं तो बैंक के पास कैपिटल होना बहुत जरूरी है। कैपिटल वो जो मैं और आप बैंक में जमा करवाते हैं, अगर वो कैपिटल कम पड़ रहा है तो बैंक को बाजार से उठाना पड़ेगा और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा देना पड़ेगा, जिस वजह से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इसी वजह से कम लागत वाले कैपिटल को बढ़ाने के लिए, डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बैंक कस्टमर्स के एफडी पर बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। रफ्तार का रोमांच भारतीयों पर भारी पड़ रहा है। 2022 में रोड एक्सीडेंट्स में हुई कुल मौतों में 70% मौत ओवर स्पीड की वजह से हुई। चिंता की बात यह है कि स्पीड के साथ भारतीय हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सेफ्टी डिवाइसेस भी नहीं लगाते और मौत के लीडिंग कॉज सेकंड जो है वो यही बन रहे हैं। यानी 2047 के हमारे विकसित भारत बनने की राह में हमारी ड्राइविंग सेंस बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। इतना बड़ा कि हर तीसरे मिनट कोई एक भारतीय विकसित भारत बनते हुए देख नहीं पाता और एक्सीडेंट में मारा जाता है। आखिर क्या वजह है कि हम सड़कों पर भेड़ बकरियों की तरह कुचले जा रहे हैं? एक तरफ हम देश में हाईवेज से लेकर एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड फैटेलिटीज ग्लोबली का तमगा भी हमें ही हासिल है। सड़कों में दुनिया में होने वाली हादसों में जो मौत हो जाती हैं उसमें से 11% मौत भारत में होती है। ये रीसेंट जो रोड की स्थितियों पर, रोड सेफ्टी की स्थिति पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज की एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 आई है, इससे चिंताएं बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के दौरान देश में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई,
इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। इससे पिछले साल यानी कि 2021 की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9% की वृद्धि हुई, इजाफा हुआ। मौत के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 9.4% बढ़े हैं और घायलों का अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो 15.3% घायल 2021 के मुकाबले 2022 में बढ़ गए हैं। द रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स बढ़े हैं। इसमें ड्रंक ड्राइविंग यानी कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना, ट्रैफिक लाइट्स जंप करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के समय, ऐसी शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। ये जो आप साइड में ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें किस किस वजह से कितनी कितनी मौत हुई, 2021 में वो कितनी मौतें थी और 2022 में कितनी मौतें हो गई और 2022 में उसका कुल प्रतिशत कितना था, ये आप विस्तार से देख सकते हैं। 71% के आसपास आप देख रहे होंगे कि जो ओवर स्पीडिंग है उसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे आंकड़ों पर गौर करें तो ट्रैफिक सिग्नल्स जंपिंग की वजह से मौत के मामले दोगुने हो गए हैं। 2021 में 679 मौतें ऐसी हुई थी, जबकि 2022 में 1462 मौतें ट्रैफिक सिग्नल जंपिंग की वजह से हो गई। साइड में जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं उसके साथ साथ कुछ और चौंकाने वाले खुलासे और आंकड़े हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और वो ये कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लाख दावे करती है कि वो रोड कंडीशंस को अच्छा कर रही हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सड़कों पर गड्ढों से मौत के मामले 25% तक बढ़ गए हैं। सवाल ये है कि 2047 में विकसित भारत की राह में ये गड्ढे हमें कब तक दिखाई देंगे और कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे। बहुत खास लोगों के साथ चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान, हमारे साथ ट्रैक्स रोड सेफ्टी एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट अनुराग कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलएन राव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं कुलश्रेष्ठ जी। ये इस बार की रिपोर्ट बहुत मायनों में बहुत सारी चीजें कह रही हैं। चीजें 2021 की तुलना में जरूर ऐसा लग रहा है कि स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल क्या आप मानते हैं कि देश में जो एक्सीडेंट्स में होने वाली मौत है, एक्सीडेंट्स होने की जो परिस्थिति है, उसमें किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टैगलाइन से स्टार्ट करना चाहूँगा कि सड़कों का जाल, रोड सेफ्टी में कंगाल। शायद आपने इसको एलैबोरेट नहीं किया कि रोड सेफ्टी में अगर कंगाल है तो कौन लोग हैं जो कंगाल हैं। एक मैं छोटा सा कोट एक होता है कि जब एक हमारा सिस्टम फेल होता है ना, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के ऊपर डाल देते हैं कि रोड यूजर्स अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जैसे हम बसों में लिख देते थे कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। सिस्टम की जब बात आती है तो फैक्ट्स एंड फिगर से हम लोग शायद पिछले 12 साल से खेल रहे हैं। 2010 में जब डेकेड ऑफ एक्शन शुरू हुआ था तो हमारे मंत्री लोग यूनाइटेड नेशंस में जाके 50% रिडक्शन का ढिंढोरा पीट कर आए थे, और पिछले 13 साल से हम लगातार इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इंटरनेशनल यूएन फर्स्ट लेवल हाई मीटिंग, सेकंड लेवल मीटिंग, थर्ड लेवल मीटिंग, तीनों में हम लोगों ने पीटा कि हम लोग 50% डाउन करेंगे विदाउट गोइंग थ्रू द फिगर्स कि हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने रोड सेफ्टी में आखिर किया क्या है? वहाँ पर हमारे मंत्री जी ने बहुत ओपनली बोल दिया कि मुझे बहुत दुख है कि मैं रोक नहीं पा रहा, ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब दूसरा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसके ऊपर डालें? तो मोटर व्हीकल एक्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ दी हुई है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ दिस इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर वायलेशन करती हैं तो उनका चालान डबल होना चाहिए। इसका एक रहस्य जो पीछे है कि इन लोगों का चालान डबल क्यों होना चाहिए? बिकॉज दे आर द इन्फोर्सर। अगर इन्फोर्सर खुद ही वायलेशन करेगा तो फिर मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नंबर 2 चीज, पॉलिटिकल विल हमारे यहाँ पर, जो कि पॉलिसी मेकर्स लेवल में बोलूंगा कि पॉलिसी मेकर्स की एक यहाँ पर पॉलिसी क्या है। पहले चालान करेंगे, चालान करने के बाद में पहले फिजिकल चालान करते थे, अब वो जो है ऑनलाइन चालान होने लगे। चालान की संख्या डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स बढ़ गई, लेकिन 80 to 85% चालान अनपेड हैं।
हमारा इन्फोर्समेंट लेवल, गवर्नमेंट लेवल असहाय है कि इसको रिकवर कैसे किया जाए। नंबर 3, वहां पर एक प्रोवोकेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जाता है कि अब पिछले 5 साल में जितने चालान हुए थे माफ कर दो। मतलब जो वायलेशन कर रहे हैं उनको माफ कर दो, उनको प्रोवोकेट करो। अभी पॉलिटिकल पार्टीज अपना जुलूस निकालेंगी, जो अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां पर एक नया एक सिस्टम देखने को आपको मिलेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई बाइक रैली निकालेगी, 1 to all विदाउट हेलमेट होंगे, नियमों की धज्जियां उड़ रही होंगी और हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज मजबूरी बस हाथ पीछे करके इन लोगों को रास्ता देगी। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिसी इन्फोर्सर्स। तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा? नंबर 3 चीज, जब प्रोवोकेशन इसका होगा, जब अगर आप देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट्स में स्टंटिंग, रैश ड्राइविंग के सिनेरियोज दिखाए जाएंगे, हमारी टीवीज में, हमारे सीरियल्स में रोड एक्सीडेंट का जो एक सिनेरियो है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाएगा कि आप इस पर क्राइम कर सकते हैं और आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इस देश का आखिर होगा क्या? ये एक्सीडेंट्स तो बढ़ते ही जाएंगे और रोकने के लिए जो आपने एक स्लोगन बोला, सड़कों का जाल, रोड सेफ्टी में कंगाल, बहुत ही मुझे शर्म हो रही आती है कि हाँ ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। राव सर, बहुत विस्तार से कुलश्रेष्ठ जी ने परिस्थितियां बयां की हैं और इसमें एक जो सिस्टम की साइकोलॉजी है एक्सीडेंट्स को लेकर, उसका एक खाका, एक ताना बाना उन्होंने बुना और बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ से रोड सेफ्टी, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, उसके नॉर्म्स का वायलेशन शुरू होता है और उसके बाद वो अंत में रख रहे हैं उस आदमी को जिसे हम कहते हैं कि इसको सड़क पर चलने की तमीज़ नहीं है। बड़ा आसान हो जाता है कभी कभी ये कहना हर बार कि एक आम आदमी है साहब, उसमें एटिकेट्स नहीं है, उसमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के ना हाइजीन है ना एटिकेट्स हैं। लेकिन कुलश्रेष्ठ जी कह रहे हैं कि ये दरअसल धारा, इसका सिरा कहीं और है, इसका उद्गम कहीं और है। आप क्या कहेंगे, स्थिति क्यों खराब है सर? आम आदमी जिम्मेदार है या सिस्टम ही हमारा खराब है? देखिए दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी जो कुलश्रेष्ठ जी ने जो बताई हैं बातें, वो सारी की सारी 100% सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए जिम्मेवारी जो है वो एक तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की है, लॉ मेकर्स की है एंड यूजर्स की भी है। इसमें हम खाली उन दो को टारगेट करें वो नहीं है, यूजर्स का भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करना जो लोग रोड यूजर्स हैं उनका भी जिम्मेवारी है। अब मैं आता हूँ, जो आपने अभी आंकड़े दिए हैं उस आंकड़ों पर कि एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौतें किस में हुई है, वो 4 वजह मैं पहले भी बताता रहा हूँ। मान लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 ऑफेंसेस जो ट्रैफिक के हैं उनको बहुत ही सघन माना है और वही 4 ऑफेंसेस आप भी अपने इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ओवर स्पीडिंग, जिसके बारे में आपने कहा 71% मौतें ओवर स्पीडिंग में, नो डाउट। जब ओवर स्पीडिंग होगी है तो आदमी का गाड़ी का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा है ड्रिंकिंग ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। तीसरा है रेड लाइट जंपिंग, जो रेड लाइट में जंप करके जाते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही करेगा। और चौथा है आजकल की डेट में मोबाइल का यूज़ करना। ये 4 ऑफेंसेस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा सीरियस माना है और एक डायरेक्शन दी थी आज से 3-4 साल पहले कि ये 4 ऑफेंसेस करने वाले जो वायलेटर्स हैं उनको उनके गाड़ी के लाइसेंस, उनके आदमियों के लाइसेंसेस को जब्त किया जाए, 3 महीने के लिए पहले सस्पेंड किया जाए। अगर दोबारा रिपीट वही ऑफेंस करते हैं तो उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। अब बात यहाँ पर यह आती है कि हमारा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है क्या इन सब चीज़ों का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है। और कहीं ना कहीं ये इसमें मैं कमी समझता हूँ कि लॉ एनफोर्समेंट, जैसे अभी बताया था इलेक्शन रैलीज के बारे में, वहाँ पर पॉलिटिकल विल की बात है। सभी लोगों को ये सब कानून मालूम होता है और नहीं होता है तो मालूम होना चाहिए। और साथ साथ उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लापरवाही का क्वांटम क्या है, जरा मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं। आज कुलश्रेष्ठ जी ने यह बहस छेड़ी है कि आप आम आदमी को नहीं, आप हर चीज को देखिए। मैं जरा क्वांटम ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाह रहा हूं। अगर लॉ इन्फोर्समेंट हमारा जो पूरा तंत्र है वो ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है या एक आम आदमी के अंदर ट्रैफिक रूल्स के एटिकेट्स नहीं है, हाइजीन नहीं है, उसकी स्थिति ज्यादा खराब है? मैं इसको समझना चाह रहा हूं पहले आपसे। आप क्या मानते हैं, ज्यादा
तंत्र गैर जिम्मेदार है या फिर आम आदमी ज्यादा गैर जिम्मेदार है? मैं समझता हूं इसमें तंत्र के साथ साथ राव सर, मैं आऊंगा कुछ जी, पहले मैं राव सर से थोड़ा सा इस पर समझना। जी मैं एक आपको बड़ा स्पष्ट उदाहरण देना चाह रहा हूं। आप भी विदेशों में गए होंगे, हम ही यहाँ के भारत के वासी अब अमेरिका में चले जाते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स का बड़ा अच्छे से पालन करते हैं। वहाँ पर नो डाउट कि वहाँ इन्फोर्समेंट इतनी ज़बरदस्त है कि आप किसी की सिफारिश लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा। जो चालान है, चालान का अमाउंट वो देना ही देना पड़ेगा। यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि हम यहाँ पर ये समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, बाप दादा हमारे हैं, कोई पॉलिटिकल आदमी की सिफारिश लगाता है, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर की सिफारिश लगाता है, और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस सिफारिश को मानते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर भी सख्ती की बात होनी चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट के लिए उनको ये सबसे पहले ये चाहिए कि हमें एनफोर्स करना है, कोई भी कोई सिफारिश करे नहीं माननी है कोई बात। दूसरी बात, हमें किसी को ये नहीं कहना कि देखिए जी मेरे से गलती तो होगी, लेकिन मेरे चाचा मंत्री हैं या मेरे एमएलए एमपी हैं तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो उसके कहने से माफ़ कर देते हैं। यहाँ पर जो बात होती है उससे एक एनकरेजमेंट मिलता है उन लोगों को जो वायलेट करते हैं। दूसरी बात, ये दोनों बातें इसमें शामिल हो जाती हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ मेकर्स और रोड यूजर्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। और चौथा ये है कि आपका रोड के जो डिजाइनिंग है वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है वो भले ही आपके डेटा में मुझे लगता है जो सबसे पहले जो आपने बात बोली, मुझे लगता है सबसे पहले जो आपने बात बोली, मैं थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजी को और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा। कुलश्रेष्ठ जी, ये बात सही है कि जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का बड़ा अच्छे से पालन करते हैं, क्योंकि हमें एक भय होता है कि अगर यहां पर हमने ट्रैफिक रूल का वायलेशन किया तो हमें जेल हो जाएगी और उसके कोई सिफारिश भी नहीं चलनी है। तो ये क्या बताता है सर? ये एक आम आदमी लापरवाह है, भारतीय मैं बोलूंगा, एक आम आदमी वो भी जो भारतीय है, वो लॉ इन्फोर्समेंट का एक डेटरेंस ज्यादा होना चाहिए या हमारे अंदर वो एटिकेट्स नहीं है? मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूं सर। समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि आपने मेट्रो रेल्स देखी होंगी, मेट्रो स्टेशंस देखे होंगे, वहां पर हम नॉर्मल भारतीय बहुत अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। दूसरा नंबर, मॉल्स देखे होंगे, वहां पर हम भारतीय वहां पर बहुत अच्छे एटिकेट से उसके अंदर चलते हैं, और वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे होते हैं जगह जगह पर, वहां पर हमारे ऊपर निगाह रखी जाती है, हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। हम ही वो लोग हैं, और हम ही वो लोग हैं जो इन सड़कों पर इस तरह का व्यवहार करते हैं कि हम कहलाते हैं कि 95% रोड यूजर्स जो है यहाँ पर वायलेशन करते ही करते हैं। दूसरा, एक राव साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि विदेशों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा व्यवहार बहुत ही चेंज हुआ होता है, क्योंकि वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। सिंपल में अपने आप में ही ये कहावत सही है कि यहाँ पर गंदा है या गलत है। तो नंबर 1, लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, जो मैंने एक पहले भी बात रिपीट की कि हम लोग फिजिकल चलाने की जगह पर, मतलब एक्टिव चलाने की जगह पर, हम पैसिव इन्फोर्समेंट में चले गए कि कैमरास लगे हुए हैं, 5 पुलिस वालों को एक कमरे में बिठाओ, दिन भर वहां से चालान रिकॉर्ड करवाओ और भेज दो। मैं एक छोटा बात क्या होता है कि उसके बाद वो चालान। एब्सोल्युटली सर, मैंने आप दोनों की बात सुनी, मैं जरा अब एक डेटा आप दोनों के सामने रखना चाहता हूं। अगर आप इसका क्वांटम चेक करें कि हमारे यहां तंत्र ज्यादा लापरवाह है एक्सीडेंट्स के लिए या आम आदमी ज्यादा जिम्मेदार है, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जंप ट्रैफिक सिग्नल, इसमें अगर आप देखें तो 679 से जो फैटेलिटीज हैं वो डेथ्स 2022 में 1462 हो गई, यानी कि मौत का आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया। ट्रैफिक लाइट जंपिंग को मैं मानता हूं कि एक आम आदमी का इसमें सीधा गलती होती है, क्योंकि सिग्नल की व्यवस्था इसीलिए की जाती है कि आप समझ पाएं, लेकिन उसमें 50% मौत का इजाफा ज्यादा हुआ है। और अगर आप हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहिए या सरकारी तंत्र कहिए, उसमें अगर आप देखें तो सड़कों पर गड्ढों की वजह से जो मौत हुई है उसमें 25% का इजाफा हुआ है। अब सड़कों में गड्ढे एक आम आदमी की गलती की वजह से तो नहीं है, ये तो सरकार को ठीक करना है, तो उसमें 25% का इजाफा हुआ है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लोग मारे जाते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, किसी ने वहाँ पर डाइवर्जन प्रॉपर नहीं किया हुआ था, वहाँ पर अच्छे तरह से सिग्नलिंग की व्यवस्था नहीं थी, उनमें होने वाली मौत की जिम्मेदारी का आंकड़ा भी जो है वो ज़्यादा बढ़ा है।
मोबाइल फोन यूज करने के बाद अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 2,982 मौतें 2021 में होती हैं, 3,395 मौतें 2022 में होती हैं। इसमें इजाफा इतना ज्यादा नहीं हुआ है। तो सीधा सीधा अगर दोनों तरफ के आंकड़े देखे जाएं तो राव सर ऐसा लगता है कि कोई कम नहीं है, ना हमारी लापरवाहियां कम हो रही हैं और ना सिस्टम की लापरवाहियां कम हो रही हैं। तो फिर किया तो किया क्या जाए? देखिए दीपक जी, ये जो मैं बता रहा हूँ कि दोनों बातें जिम्मेवार हैं, लेकिन इसमें कौन ज्यादा जिम्मेवार है? मैं समझता हूँ सिस्टम ज्यादा जिम्मेवार है। अभी जो बता रहे कुलश्रेष्ठा जी कि 85% जो चालान होते हैं उनका कोई फायदा ही नहीं है जब हम उन चालान को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी का पूरा पता हो, लेटेस्ट क्या हो। आज एक गाड़ी कहीं बिक गई है तो कई जगह जाती है, उसके बाद वो कहीं भी चालान उसका पे नहीं होता है। 85% चालान पे नहीं होने का मतलब ये है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लॉ एनफोर्समेंट को धत्ता देते हैं उन लोगों को, लैंड यूजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जिम्मेवार क्या है? हमारा सिस्टम है। उस सिस्टम को चाहिए कि हमें जिसको हम डिजिटली भी चालान करें तो वो भी उसको भुगते, उसको पता लगे। लेकिन यहाँ होता बड़ा मुश्किल है। 15% ही डिजिटली चालान जैसे बता रहे हैं वो होते हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो डिजिटली ठीक है हम कर रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं, लेकिन मैनुअली अगर करें, मौके पर अगर चालान करें तो ज़्यादा बेटर है। उससे डिटरेंट इफेक्ट होगा। और दोनों बातें हैं कि पहले ज़्यादा मैं समझता हूँ दोनों में कंपेयर अगर मैं करूँ तो हमारा सिस्टम ज़्यादा फेल हो रहा है। उसमें आपने रोड के गड्ढों की बात की, रोड डिजाइनिंग की बात की, और उसके बाद आपने कहा कि ये जो पेनलाइज हम करते हैं डिजिटली, उनका कंप्लीट पेनलाइजेशन का रिजल्ट आउट नहीं होता है। एब्सोल्युटली सर, काश हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होता जिसमें हम ये बता पाते कि डिजिटल चालान जो हो रहा है उससे पहले कितने मामले ले देकर सल्टा दिए गए। क्योंकि ये भारत में बड़ा आम है, आरोप ऐसे लगते हैं, हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि ज्यादातर मामले तो ले देकर सल्टा दिए जाते हैं। और यहां पर एक ऐसा चरित्र नजर आता है जनता का भी और पुलिस का भी या इन्फोर्समेंट एजेंसीज का की जो एक पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाती है हर तरीके से। कुलश्रेष्ठ जी, क्या ये सर ये मेंटालिटी, ये साइकोलॉजी, ये दोनों जगह बड़ी खतरनाक है। इसमें शुरुआत कहां से हो? क्या सिस्टमैटिक जो रिफॉर्म्स हैं वो पहले हों या फिर लोगों के नजरिए में पहले परिवर्तन आए? दीपक जी, बहुत क्लियर बात है। जब 2019 में जब ये अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट इमीडिएट लागू हुआ था और जब हम लोगों ने ये खबरें सुनी थी कि 50,000 का चालान हुआ, 1 लाख का चालान हुआ, 2 लाख का चालान हुआ, उसकी गाड़ी बिक गई, उसकी गाड़ी की कीमत ज़्यादा है। आई थिंक 80% लोग, मोर देन 80% लोग रेड लाइट पर स्टॉप लाइन से पहले रुके दिखाई देते थे। जब से स्टेट गवर्नमेंट ने इमीडिएट उसका अपोजिशन शुरू किया और उसको कीमत रिड्यूस करना स्टार्ट किया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि चालान कम करो, इमीडिएट ये एक्शन खत्म हो गया। और जो राव साहब ने बोला कि विदेशों में जो होता है वो यहाँ पर खत्म, मतलब शुरू होने के बाद खत्म किया गया, तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही है। और दूसरा जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बोली, आपने बिल्कुल सही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है ना रोड एक्सीडेंट्स का, उसमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादातर शेयर होता ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में, या फिर इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ प्रॉपर है ही नहीं। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात आज यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। हाँ बताइए सर, बताइए कि अभी जो नई दिल्ली, जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, गुड़गांव से जहाँ से स्टार्ट होता है, उस एक्सप्रेस वे पर इन लोगों को, हमारे इंजीनियर्स को लेन की एग्जिट और एंट्री की 1% भी नॉलेज नहीं है। 3 लेन की अगर सड़क कोई जा रही है, उसमें से 5 लेन का एक्सप्रेस वे ये कैसे निकाल सकते हैं? मेरी समझ से बाहर है। 3 लेन स्ट्रेट जा रही है, 5 लेन का एक्सप्रेस वे साइड से उन्होंने निकाल दिया, मतलब 8 लेन, 3 लेन को 8 लेन में कन्वर्ट किया। सेम जब वो मर्ज हो रहा है वापस, तो 8 लेन की मर्जिंग वो 3 लेन में कर रहे हैं। अब वो किस हिसाब से कर रहा है, किस मेंटलिटी से कर रहा है? आप 4 लेन की मर्जिंग 3 लेन में कर सकते हो, 3 लेन की एग्जिट 4 लेन में कर सकते हो, लेकिन 3 लेन की एग्जिट 8 लेन में ये इंडियन इंजीनियर ही कर सकता है। ये आपने बड़ा क्लासिक एग्जांपल दिया। अक्सर बेंगलुरु के बारे में कहा जाता है कि वहां पर 5 लेन्स को मर्ज कर दिया है लास्ट में 2 लेन ब्रिज पे।
अब इसकी जिम्मेदार हम किसको माने? अगर आप 5 लेन को 4 लेन को मर्ज कर रहे हैं, 2 लेन में 3 लेन में, तो ये जो हम कह रहे हैं कि 70% ओवर स्पीडिंग के मामले हैं, ये तो लग रहा है कि ओवर स्पीडिंग के नहीं, ये तो फॉल्टी डिजाइनिंग का मामला है। आदमी स्पीड से चल रहा है, अचानक से उसको नजर आता है कि सामने की डाइवर्जन ही गड़बड़ है, बॉटलनेक आगे बन गया, तो वो तो वहां पर कोलैप्स होना तो जरूरी। ये सर ये एक ऐसा प्रश्न है राव साहब। हाँ कुलशेष जी, आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं राव सर के पास जा रहा हूं। मैं इस पर एक पॉइंट पर आना चाहता हूं कि हमने अपने बहुत से बड़े बड़े लोगों को खोया है। मिस्त्री जी का एग्जाम्पल शायद हम लोगों के अभी भी याद होगा हम लोगों को। उनकी भी मौत का कारण यही था कि 3 लेन अचानक मर्जिंग हुई है 2 लेन के पुल पर। फॉल्टी डिजाइन, 1 लेन का पुल जो बनाया गया है, एक्स्ट्रा जो साइड से बनाया गया, उसमें लोगों को ये लगता है कि मैं किसी गांव में एंट्री ले रहा हूं, तो वो 3 लेन अचानक 100 की स्पीड या 120 की स्पीड पर 2 लेन की पुलिया पर मर्ज होती हैं और उनका गाड़ी का कोना उस ब्रिज के बाउंड्री से टकराकर उनकी डेथ होती है। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है एग्जांपल हर पूरे एब्सोल्युटली सर, आई एग्री सर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मुझे लगता है कि सरकार को फॉल्ट इन डिजाइन्स का एक कॉलम जरूर रखना चाहिए ये रोड एक्सीडेंट्स के मामले में, और उसका पूरा ईमानदारी से उसका आकलन करके उनका असेसमेंट भी होना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि करेगा कौन? अगर कर दिया तो फिर एक लाइन बोलिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे काफी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस पर्टिकुलर पुलिया को सही भी दुरुस्त भी किया गया लेन मार्किंग करके, लेकिन सेम हालत पूरे NHAI पर हजारों जगह पर है। ये हमारी मानसिक दिवालियापन है कि एक जगह जहां पर डेथ हुई वहां पर सही कर दिया और सारे एरियाज को छोड़ दिया। एक सिंपल SOP कि भाई एक पुलिया पर अगर ये हालत है तो आप सारी जगह पर ये क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? इसमें कोई सोचने वाली बात और समझने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये बड़ी अजीब स्थिति है। राव सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? यस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली ये जो मैं कहता हूँ पॉलिटिकल विल और विल ऑफ एग्जीक्यूशन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो और पब्लिक एट लार्ज, ये सब तीनों मिलकर अगर करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया था अभी कि जब हम देखते हैं डिजिटली जो चालान होते हैं या चालान होने के बाद में वो लोक अदालत होती है, मैं आपको पहले बता दूं कि लोक अदालत में जो चालान जाते हैं तो जितना भी चालान होता है 2000 का तो 500 रुपये में दे दो, 5000 का तो 1000 रुपये में दे दो। इससे लोगों की ये लगता है ठीक है कुछ हो गया तो कोई बात नहीं है, हम लोक अदालत में जाके कम करवा लेंगे। तो ये भी एक मानसिकता लोगों की बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो चालान जितने का है उसको वो भुगतना ही चाहिए, उसको पेमेंट करनी चाहिए ताकि उन लोगों पे प्रेशर बने। तो कोई भी आदमी जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ जो कि रोड यूजर्स हैं, जो कि हम गलतियां करते हैं, वो भी समझें कि अगर इसमें ये हुआ तो कोई रियायत नहीं हो पाएगी। ये तीनों के तीनों एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट और दिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड रोड यूजर्स, ये तीनों मिलेंगे। और गवर्नमेंट एजेंसीज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोड डिजाइनिंग, जैसे अभी बता रहे हैं कि मैक्सिमम हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो रोड डिजाइनिंग की वजह से इनके एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें एक बार देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि सरकार अगर इस पर ध्यान देगी, क्योंकि तो बहुत इसमें सुधार होने के चांसेज हैं। और एक नजर फटाफट अंदाज में दिन भर की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से रेलवे की 2 परियोजनाओं और एक बिजली आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना हो गया। PM ने कहा कि अखौरा अगरतला रेल लिंक का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण है। राजस्थान के तिजारा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल की तारीफ की। योगी ने कहा कि इजरायल गाजा में तालिबानी मानसिकता को कुचल रहा है। योगी ने यह भी कहा कि तालिबान का इलाज बजरंग बली के गदा से ही है। सीएम योगी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए इजरायल हमास जंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या राजस्थान में हुई, अगर ये यूपी में हुई होती तो क्या होता, ये आप सभी लोग जानते हैं। मणिपुर में हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्षी हमलों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर बीते 9 साल में शांत रहा है। उन्होंने मिजोरम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो ईमानदारी से कहना चाहती हैं कि मणिपुर में हिंसा किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाई, बल्कि वहां एक ऐसी स्थिति बनी थी जिसमें हालात बिगड़ गए। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और वहां मणिपुर में हुई हिंसा का एक बड़ा मुद्दा है। राजनाथ सिंह ने मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों से एक साथ बैठने और विश्वास की कमी को खत्म करने की अपील भी की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सरकार बनाने का दावा करते रहने दीजिए, कांग्रेस 75 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। सुकमा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि गरीबों को कोई ताकत मिले। खड़गे ने कहा कि पीएम कहते रहते हैं कि वो एक गरीब आदमी है। खड़गे ने पूछा कि क्या भूपेश बघेल ने कभी कहा कि वो पिछड़े वर्ग से हैं? क्या उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें सहन नहीं कर रही? मिजोरम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक वीडियो जारी किया है। इसमें वो मिजोरम की जनता से पार्टी के हक में वोट करने की अपील कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से मिजोरम और उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में है। सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से चुप्पी साध देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में समाज को बांट दिया। पैसे देकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा कल लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक महुआ मोइत्रा की पेशी से पहले लोकसभा एथिक्स कमेटी को गृह, आईटी और विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट मिल गई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने आईटी मंत्रालय से इस मामले में जानकारी मांगी थी। अब आईटी मंत्रालय ने कमेटी को बताया कि उनकी आईडी से दुबई में बैठकर कम से कम 49 बार लॉगिन किया गया। कमेटी ये जांच करेगी कि महुआ देश के बाहर कहां गई और उन्होंने इसके बारे में लोकसभा में जानकारी दी या नहीं दी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ईडी का सम्मन भेजने को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। 5-6 सांसद कह रहे हैं कि उनका फोन हैक हुआ है। ऐसे में बाहर के लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचेंगे? बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की योजना 2024 के चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की है। वो खाली देश में अपने लिए वोट चाहते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल की कल ईडी के सामने पेश होनी है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जेल से सरकार चले। बीजेपी की साजिश पूरी नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने कथित शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। बीजेपी ने अपने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर दिल्ली सरकार से कई सवाल किए। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की आग बढ़ रही है। यह आंदोलन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने आज सभी दलों के साथ बैठक की ताकि इस मुद्दे पर आम सहमति बन पाए। सरकार ने मराठा आंदोलनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। उल्टा अब ओबीसी समाज के भी विरोध की आशंका बढ़ गई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग बीते 2 दिनों के मुकाबले थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। मराठा आंदोलनकारियों ने बुधवार को पुणे में भी प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने पुणे बेंगलुरु हाईवे पर टायर जलाकर शिंदे फडणवीस सरकार को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द उन्हें आरक्षण चाहिए। 2 दिनों की हिंसा और आगजनी के बाद जगी महाराष्ट्र सरकार ने सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए और बैठक करीब 3 घंटे तक चली। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हो गए कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण कानून के दायरे में हो और किसी दूसरे समाज के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। दरअसल मराठा आंदोलनकारियों को फौरी तौर पर मनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। ये कोशिश है मराठा समाज को ओबीसी में आने वाले कुणबी समाज में शामिल करने की। इसके लिए शिंदे सरकार मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दे रही है। शिंदे सरकार चाहती है कि कुणबी समाज में शामिल कराकर मराठा को आरक्षण दे दिया जाए, क्योंकि शिंदे सरकार महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा को बढ़ा ही नहीं सकती। शिंदे सरकार ने मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र देने का फैसला 1 दिन पहले ही कर लिया था और बुधवार से मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र भी मिलना शुरू हो गया। शिंदे सरकार के इस फैसले से आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे बहुत खुश नहीं हैं। पिछले 8 दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं। मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं की है। चूंकि मौजूदा सरकार मराठा समाज के कुछ लोगों को ही कुणबी प्रमाण पत्र दे रही है, इसलिए मनोज जरांगे को यह फैसला मंजूर नहीं। उन्होंने फिर से धमकी दी है कि वो एक बार फिर जल का त्याग कर देंगे। इस बीच जिस कुणबी जाति में मराठा समाज को शामिल किया जा रहा है, वो भी शिंदे सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं है। कुणबी समाज और ओबीसी समाज के लोग भी इस फैसले के खिलाफ विरोध पर आ गए हैं। मतलब शिंदे सरकार के फैसले से मराठा समाज पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और अब तो ओबीसी जातियों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है।
वहीं शिंदे सरकार के पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि वो मराठा समाज को अलग से आरक्षण दे पाए। ऐसे में शिंदे सरकार अभी धर्म संकट में है। राजनीतिक दल भी आगे सरकार को परेशान करने की तैयारी में हैं। एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट के नेता मुख्यमंत्री की सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए तो दूसरी ओर एनसीपी के नेता मराठा आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़े दिखे। एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी करीब 4 करोड़ है। इसमें से काफी संख्या में लोग भूमिहीन भी हैं। राज्य में ओबीसी को 19% आरक्षण मिला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से आरक्षण में शामिल कुणबी जाति में मराठा को तो शामिल कर दिया है, लेकिन शिंदे सरकार का यह फैसला कहीं महाराष्ट्र में जातियों के बीच लड़ाई की वजह न बन जाए, इसकी आशंका है। मुंबई से वैदेही काणेकर और जालना से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी ने आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के विजेताओं से मुलाकात की और खिलाड़ियों से बातचीत भी की। इन विजेताओं से पीएम मोदी ने संवाद कर उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। भारतीय पैरा एथलीट्स ने इस बार हांगझो एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। पैरा एथलीट्स ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा। मैं आप सबके बीच एक ही काम के लिए आया हूं और वो है आप सबको बहुत बहुत बधाई देना। आप लोग भारत के बाहर थे, चीन में खेल रहे थे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा मैं भी आपके साथ था। आपके प्रयासों को, आपके कॉन्फिडेंस को मैं यहां बैठे बैठे उसको जी रहा था। आप सभी ने जिस तरह देश का मान बढ़ाया है वो वाकई बहुत अभूतपूर्व है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की आज 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। सचिन तेंदुलकर के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित यह प्रतिमा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास स्थापित की है। इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बीसीसीआई सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एमसी अध्यक्ष अमोल काले उपस्थित रहे। भारतीय टीम अपना 7वां मुकाबला गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर खेलेगी। आपको बताएं कि सचिन तेंदुलकर ने आखिरी इंटरनेशनल मैच इसी मैदान पर खेला था। गाजा में जंग के 25वें दिन एक साथ करीब 50 लोगों की मौत हुई। दावा किया जा रहा है कि एक रिफ्यूजी कैंप में इजराइल ने बम बरसाए, जिससे वहां रहने वाले 50 लोगों की जान चली गई। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे गाजा में चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल ने तबाही मचाई है। गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद अब सिर्फ मलबा बचा है। लोहे का सरिया, टूटी हुई दीवारें और छत के टुकड़ों को हटाकर इसके नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। दरअसल उत्तरी गाजा के जबालिया रेफ्यूजी कैंप में कल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 50 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल हो गए हैं। युद्ध के पहले दिन से ही गाजा के आम लोग इसका दंश झेल रहे हैं। रेफ्यूजी कैंप पर हमले में 50 लोगों की मौत का दावा है। इससे पहले अल अहली अस्पताल में तो मौत का आंकड़ा इससे 10 गुना ज्यादा था। यहाँ रॉकेट हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त इजराइल ने कई सबूत पेश करते हुए ये साबित कर दिया था कि उसने अस्पताल पर हमला नहीं किया, मगर इस बार इजराइल ने हमले की बात स्वीकारी है। हमास के आतंकियों के खात्मे के लिए हो रहे हमलों में कई आम जिंदगियां तबाह हो गई हैं। युद्ध की भयावहता का जीता जागता सबूत दे रहे हैं ये शब्द। गाजा में हालात इतने खराब हो गए कि यहाँ न मरीजों के इलाज के लिए जगह बची है, न ही मरने वालों को दफनाने के लिए जमीन।
इन आंकड़ों के बीच यूएन समेत दुनिया भर के कई देश इजरायल से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। खुद हमास भी चाहता है कि किसी तरह इजरायल ये हमले रोक दे, मगर इजरायल उसके सर पर अलग खून सवार है। इजरायल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है, हमास के खात्मे तक उसके हमले जारी रहेंगे। अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ हालेवी भी युद्ध के मैदान में दिखे। गाजा बॉर्डर के पास हावेली ने ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे कमांडर्स से मुलाकात की। वहीं बीती रात भी गाजा में धमाके हुए। इजरायल ने रात भर हमास के ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। गाजा में हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां दिन में इजरायल के हमलों से धुआं उठता है तो रात में गाजा के आसमान में आग के गोले की तरह मिसाइलें दिखती हैं। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी करते हुए इजरायली सैनिकों को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करता हुआ दिखाया। साथ ही हमास के कई ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया गया। हमास भी वीडियो पर वीडियो रिलीज कर रहा है। कल फिर उसने अपने आतंकियों का वीडियो साझा किया। इस वीडियो में हमास के आतंकी समंदर के अंदर हमला करने वाले टॉर्पीडो के साथ दिखे। इधर लेबनान बॉर्डर पर भी स्थिति खतरनाक होती जा रही है। कल रात भर बॉर्डर पर इजरायल और हमास के बीच गोलीबारी चलती रही। आईडीएफ ने फिर एक बार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हालात बिगड़ते देख इजरायली सेना ने अपने कुछ और टैंक लेबनान बॉर्डर की ओर भेज दिए हैं। टैंक में बैठे ये इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह से निपटने के लिए बड़ी संख्या में लेबनान बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। इस बीच यमन के आतंकी संगठन हूती ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हूती ने इजरायल की तरफ ड्रोन और मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया है। तो एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और अब यमन का आतंकी संगठन हूती, आतंकियों की एक खतरनाक तिकड़ी एक साथ इजरायल पर अटैक कर रही है, जिसका आईडीएफ की फौज अकेले डटकर सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों से जुड़ी हुई। मौत की सजा पाए भारतीयों की अपील का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस बीच भारत ने कानूनी के साथ साथ डिप्लोमेटिक तरीके से भारतीयों को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ही कामयाब रंग ला पाएगी। जब पीएम मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमाद के साथ बैठक करेंगे और ये मुलाकात 1 या 2 दिसंबर को हो सकती है। जब मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमाद, 8 भारतीयों की रिहाई पर बन जाएगी बात। दरअसल पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद के बीच अगले 1 महीने में आमने सामने की मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात हो सकती है वर्ल्ड क्लाइमेट समिट यानी COP28 की बैठक के दौरान। संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दौर 1 और 2 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, जिसकी सहमति वो पहले ही दे चुके हैं। मीटिंग में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। चूंकि सम्मेलन यूएई में हो रहा है, तो खाड़ी के देश कतर के अमीर हमाद के भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अगर तब तक कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर कानूनी तरीके से जीत नहीं मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी COP28 समिट में कतर के अमीर से आमने सामने बात कर 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठा सकते हैं। फांसी की सजा पाने वाले 8 भारतीयों की अपील पर 15 दिन का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सजा के ऐलान के बाद से अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और अपील के लिए अब 9 दिन का समय बचा है। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। वहां पर भी अगर पक्ष में फैसला नहीं आता तो कतर की सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेसेशन में जा सकते हैं। इसके बाद कतर के अमीर के पास दया याचिका लगाने का भी विकल्प मौजूद है। मतलब सजा पर आखिरी फैसला कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को ही करना है। कतर से कानूनी और राजनयिक बातचीत करने के लिए सरकार ने एक ऐसे वरिष्ठ राजनयिक को वार्ताकार बनाया है जिसे कतर में राजनयिक तौर पर काम करने का अनुभव है। अगर किसी तरह से भारत और कतर के बीच सीधी बातचीत से मुद्दा हल नहीं हुआ तो भारत तीसरे देश को इसमें शामिल करने से गुरेज नहीं करेगा, लेकिन यह विकल्प भारत के आखिरी विकल्प में से एक होगा। भारत और फ्रांस कतर के सामरिक सहयोगी हैं। अमेरिका का सैन्य बेड़ा कतर में मौजूद है। वहीं कतर ने भी फ्रांस से कई रक्षा सौदे किए हैं। ऐसे में भारत की आखिरी कोशिश होगी कि अमेरिका या फिर फ्रांस के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। कतर भारत का कोई दुश्मन नहीं है,
भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। भारत की करीब 40% गैस की सप्लाई कतर से होती है। करीब 7 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। कतर के साथ अच्छे संबंध भी भारतीयों को छुड़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में एक बार फिर आतंकी फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिनों में आतंकियों ने 3 टारगेटेड वारदातों को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए घाटी में बचे कुचे आतंकी निहत्तों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सेना ने भी उन्हें कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस घर में शहनाई बजने की तैयारी चल रही थी, वहां आज चीख पुकार की ये आवाज आपका सीना चीर देगी। बारामूला में आतंकियों ने मंगलवार की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की घर की दहलीज पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। घर में गुलाम मोहम्मद डार ही एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के गम में उनकी पत्नी और 7 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर में बड़ी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए घर के रेनोवेशन का काम किया जा रहा था। बीती शाम शहीद मोहम्मद डार घर से एक मजदूर को छोड़ने के लिए निकले, लेकिन जब वापस आए तो चौखट पर ही उन्हें आतंकियों ने एक के बाद एक 5 गोलियां मार दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। घायल गुलाम मोहम्मद डार को अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फरार आतंकियों की तलाश में सेना ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार 25 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे। वो रोज बारामूला से श्रीनगर ड्यूटी के लिए जाते थे। वो बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के थे। डार की हत्या से उनके पड़ोसी हैरान हैं, तो वहीं आतंकियों की कायराना हरकत पर गुस्से में भी हैं। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। 3 दिनों में 3 टारगेट अटैक हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कश्मीर में एकाएक बढ़ी आतंकी वारदातों पर सेना ने इशारों में पाकिस्तान को चुनौती दी और शांति बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही आतंकियों का नेटवर्क काफी कमजोर हो चुका है। वो सुरक्षा बलों से टकराने के काबिल नहीं बचे हैं। ऐसे में वो न सिर्फ आम लोगों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि निहत्थे लोगों पर भी कायरतापूर्ण तरीके से हमला कर रहे हैं। मकसद सिर्फ दहशत फैलाना। उतार चढ़ाव के बीच बाजार आज लाल निशान में बंद हुए। इसके साथ ही बाजार में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 61 अंकों की गिरावट के साथ 19,080 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 238 अंक गिरकर 63,875 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। आइए देखते हैं। अगले 12 महीनों तक आपको आईटी कंपनी में एसआईपी करनी है। और कैसे करनी है उसके 2 तरीके बता दूं, रादर 3 तरीके, रादर 4 तरीके। पहला तरीका तो वैसे ये है कि आप आईटी फंड्स में एसआईपी करें। 2 बहुत बड़े आईटी फंड लेकर आए दीप में, जहाँ पर मैंने वो सारा देखा कि इनके एंट्री एग्जिट के पीरियड की क्या टाइम है, लोड कब लगते हैं। तो आपके लिए पहला है ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड। इसके ग्रोथ प्लान में आप अप्लाई कर लीजिए, एसआईपी कीजिए 12 महीने के लिए। दूसरा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये दोनों फंड हमें पसंद है एसआईपी के तौर पर, यहाँ करें खरीदना है। तीसरा तरीका है कि अगर आपको फंड में नहीं स्टॉक से खरीदने का मन हो तो वो भी है मेरे पास, TCS इन्फोसिस। अरे वाह, ये दोनों ही स्टॉक आप हर महीने एक इंस्टॉलमेंट आप करें। और टारगेट क्या रखना है आपको, 1 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बाद टारगेट जो है TCS का 4,000 के आसपास का रखना है। इन्फोसिस के टारगेट और बेहतर आ रहे हैं, 1700 से 1900 रुपये तक के आसपास के टारगेट आ रहे हैं। एक और ऑप्शन है आपका, बताइए।
परसिस्टेंट सिस्टम। अगर मिड कैप आईटी स्टॉक्स में वैसे मैं LTI माइंडट्री भी ले सकता था, बिरला सॉफ्ट मुझे लगा बिरला सॉफ्ट दो, ये भी अच्छे हैं अनडाउटेड, क्योंकि बिरला सॉफ्ट इसलिए नहीं लिया कि तीसरी तिमाही उन्होंने थोड़ा सा ठंडा बोला है, तो वो भी चाहे तो कर सकते हैं नीचे मिले तो, बट परसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट है ना। वो परफॉर्मेंस लगातार बार बार बहुत बढ़िया है, टॉप क्लास प्रमोटर है देश पांडे साहब, मतलब गजब की, मतलब IPO के ज़माने से मैं उनको देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो वहाँ पर भी आप परसिस्टेंट में भी आप SIP कर सकते हैं। इंडिया 360 में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय भेजना ना भूलें। नमस्कार।